जिंदगी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, मेक द पीपल सक्सेसफुल। इफ यू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, दैट पर्सन विल गिव यू रेस्पेक्ट ऑल्सो, दैट पर्सन विल गिव यू मनी ऑल्सो। सो पीपल चूज प्लेप और वेट ओनली। और आपको क्या लगता है कि भाई वहाँ पर और इंडिया में क्या डिफरेंस है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं? ओनली चैलेंजेस कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो अच्छी फैमिलीज से थे, उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, तो उनके पास जो चीज़ें थी मेरे पास वो नहीं थी। किसी को उस समय लैपटॉप ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, कंप्यूटर होता था, तो वही चीज़ें थी, उनके पास कार थी, मेरे पास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि यार हाँ, के फ्रेंड के पास है, आपके पास नहीं है, तो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे भी ये सब अचीव कर। हाउ मच मनी वन एमबीबीएस ग्रेजुएट कैन मेक? आपने जिस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप उस ब्रांच में एक लेवल के बियॉन्ड नहीं पढ़ सकते। अगर मैंने स्लाइड नहीं देखी तो मैं उस स्लाइड आपको सुपरफिशियली बता सकता हूँ, डीप में नहीं बता सकता। इसका मतलब मैं कोशिश तो कर सकता हूँ पैथोलॉजी पढ़ाने का, लेकिन वो जो एक पैथोलॉजिस्ट जिसने स्लाइड वगैरह देखी है, 3 साल का रेजिडेंसी किया है, वो जिस डेप्थ का पढ़ाएगा मैं नहीं पढ़ा सकता। हार्ड वर्किंग पर्सन, आप लाइफ में स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं और ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, यू शुड बी हैविंग योर ओन सेटअप। दैट द बेस्ट फाइनेंशियल थिंग विच हैव हैपेंड टिल नाउ, इट वॉज प्लान, and it was Dipanshu Goyal, that person who transformed our life. वैसे आपने सुना होगा कि हर इंडस्ट्री में एक किंग होता है, और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो है वो है सर्जरी के किंग। वो सिर्फ सर्जन नहीं है, वो है टॉप मोस्ट इंडिया की सर्जरी की फैकल्टी। और आपने कभी ना कभी उनसे सर्जरी पढ़ी ही होगी, और अगर आपने उनके ऑफलाइन क्लास अटेंड किया है तो आई एम श्योर आप उनके कॉमिक टाइमिंग के दीवाने होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमारे साथ है डॉक्टर प्रीतेश सिंह। और एक और बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you very much. तो आप मुझे ये बताइए आपकी एनर्जी का राज क्या है? क्योंकि आप पूरे दिन क्लास लेते थे, आज ली, पिछले कितने दिनों से ले रहे हो और रोज़ आपका यही रूटीन रहता होगा, Right. तो आपका राज क्या है एनर्जी का? So it's just input output balance. तो मेरा तो यही गाइड सजेशन रहेगा कि लाइफ में you should टेक केयर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, मीन्स वॉट एवर द फूड यू टेक, और आप कितना एक्सरसाइज करके उसको बर्न कर रहे हैं। सो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कैश एंड कैलोरीज, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ की में आप पे कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, एक इसका केयर रखना है आपको, एंड हाउ मच कैलोरीज यू आर टेकिंग एंड हाउ मच यू आर बर्निंग। सो दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू आर गोइंग टू मेक दिस बैलेंस, यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एनर्जेटिक। और गाइस सिर्फ लाइफ में कैश के पीछे नहीं भाई, सिर्फ कैश नहीं, एनर्जी ऑल्सो। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी और आपने डॉक्टर बनने का कैसे सोचा? मैं पहले ही बता चुका दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर। तो देखिए गाँव में क्या होता है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। माय फादर वाज़ अ फार्मर, ही यूज्ड टू गेट अप एट 4 AM, 4 बजे उठ जाते थे, और मेरे पास गाय भैंस सब थी। गाँव में सबके यहाँ होती है, गाय भैंस, हम लोग के पास गाय भैंस, मुर्गी, तालाब सब था। लेकिन अब वो देखना आप ही को पड़ता है। सो पिताजी 4 बजे उठ जाते थे, फिर गाय को चारा वारा डालना, फिर गाय भैंस दूहना, ये सब उन्हीं का काम था। तो आप देखते हैं कि कोई आदमी सुबह से उठा हुआ है, इतनी मेहनत कर रहा है, चाहे सर्दी हो, गर्मी, बरसात, हर समय। और ऊपर से डिनर के बाद ऐसा होता था कि जैसे वो लेटते थे चारपाई पे, वैसे ही सो जाते थे, मतलब आदमी इतना थका रहता। हाँ। और गांव में लाइट्स की उतनी ज़्यादा व्यवस्था तब होती तो है, लेकिन उस समय 24 आवर सप्लाई कहाँ होती। तो मुझे लगता था कि यार पढ़ना बहुत आसान, क्योंकि आपको धूप में तो पढ़ना नहीं, अब इसलिए आपके रूम में पंखा या कूलर लगा हुआ है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे लिए पढ़ाई सबसे आसान काम। तो मैंने डिसाइड किया कि गांव से तो मुझे किसी भी कीमत पे निकलना नहीं। तो इसलिए हुआ क्या था कि उस समय नवोदय का इंट्रेंस होता था, तो उस नवोदय का इंट्रेंस मैंने दिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरी लाइफ में जो पहला सबसे बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू था, वो नवोदय में जहाँ, वहाँ से मेरी लाइफ में 360 डिग्री टर्न हो गई। क्योंकि वहाँ एक इन्वायरमेंट होता है, गांव में पढ़ाई का कोई खास इन्वायरमेंट नहीं होता, और वहाँ डिस्ट्रिक्ट के 40 बच्चे होते हैं टॉपर्स, तो आप उनके साथ पढ़ते लिखते हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, एजुकेशन। तो पहला ये था ब्रेक थ्रू। उसके बाद ज़्यादातर स्कूल में मैं ओवरऑल टॉपर रहता हर साल। हाँ। 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में सारे टेस्ट में यूजुअली मेरी ही फर्स्ट रैंक आती थी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो मैंने इग्नोर कर दिया था, इस वजह से सोशल साइंस में मेरे कम मार्क्स आए, तो मैं बोर्ड टॉप नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा जो झटका मुझे लगा था लाइफ में, वही लगा था कि मैं 10th बोर्ड टॉप नहीं कर पाया डिस्पाइट ऑफ बीइंग टॉपर थ्रू आउट द ईयर्स। मेरी 3rd रैंक थी, तो उस समय फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बैच में किसी भी को भी आगे बढ़ने नहीं दूँगा।
उसके बाद कोई भी टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, 11th-12th आई स्टडीड वेरी हार्ड। और उसके बाद फिर आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल तैयारी की और उसके बाद देन आई क्रैक्ड। उस समय ऑल इंडिया पीएमटी एग्ज़ाम होता था, सीबीएसई पीएमटी, सो आई गॉट 22nd। सो दिस वाज़ अ जर्नी। तो स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी बिकॉज़ नवोदय में बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, टीचर्स अच्छे थे और वो आपको माहौल मिलता है, तो दैट वाज़ इम्पोर्टेंट। और जो 2 मेजर डेथ मेरी ज़िंदगी में थे, एक तो ये नवोदय में आना और दूसरा 10th में टॉप ना करना, ये 2 चीज़। ओके सर, सो व्हाट इज योर मोटिवेशन टू बी डॉक्टर? मैं एक्चुअली मेरा पहले तो मोटिवेशन था कि मेरे कुछ रिलेटिव्स डॉक्टर थे उस समय। हाँ। वो लोग काफ़ी रिच थे, उनके पास कार थी, बड़ा घर था, बनारस में सेटल थे। तो मैं उनको देखता था कि मुझे लगता था कि डॉक्टर बनने के बाद ये सब चीज़ें मैं हासिल कर पाऊँगा। तो मेरा ये था सिंपल, मेरा सारा चीज़ फाइनेंसेस के आसपास ही मूव करता था कि पैसा कमाना है और एक स्टेबल कोई ऐसी जॉब हो जिसमें रिस्पेक्ट हो, पैसा दोनों हो। सो दैट वाज़ माई मोटिवेशन। तो मेरे फूफा जी थे, वो पैथोलॉजिस्ट हैं, बनारस में प्रैक्टिस करते हैं। तो उनकी लाइफ़स्टाइल को देख के आई वाज़ हाइली मोटिवेटेड। उनका सुंदर घर था, ऑफ़िस था, ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो दिस वाज़ माई मोटिवेशन। सो आपकी थ्रू आउट द एमबीबीएस आपकी जर्नी कैसी रही, लाइफ कैसी रही, और स्पेशली एमएमसी दूसरी कॉलेज से डिफरेंट कैसे है? पहला क्वेश्चन की पढ़ाई, तो मेरे को मैं बता दूँ कि मेरे लिए पढ़ाई कभी हार्डशिप थी नहीं। अगर आप एसी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो डिफ़िकल्टी थी। सबका मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा। एसी रूम में बैठ के पढ़ना ही है तो मुझे लगा कि बहुत आसानी काम है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। तो मुझे एमबीबीएस की पढ़ाई कभी ज़्यादा बर्डन लगी ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई स्टडीड थ्रू आउट द ईयर और मैं रोज़ पढ़ता था। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम में ही पढ़ना है, डेली 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे मेरा डेली था। ये दूसरा, मैमसी में मैं आपको बता दूँ, एनवायरनमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। देयर इन मैमसी द एजुकेशन इज़ इन द एयर। वहाँ लोग, मतलब इतना स्टूडियस एनवायरनमेंट है एंड सो मच कॉम्पिटिशन इज़ देयर। तो वहाँ आदमी लाइब्रेरी में ही रहता है ज़्यादातर। ऐसा है कि एन्जॉयमेंट भी करते हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉस्टल सेलिब्रेशंस है, बाकी भी चीज़ें हैं और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, हॉस्टल का क्वालिटी इज़ वेरी गुड हॉस्टल में। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे इन्वायरमेंट इज़ वेरी गुड, तो आपको हॉस्टल का क्वालिटी, लाइब्रेरी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। दूसरा सबसे अच्छा बात है कि हम लोग का फ़ीस कुछ नहीं लगता था। मेरी हॉस्टल की फ़ीस साल की, आपको यकीन नहीं होगा, इट वाज़ जस्ट 400 रुपीज़, 1 साल का 400 रुपए। और जो एडमिशन फ़ीस था, एडमिशन फ़ीस वाज़ आई थिंक 6000 रुपीज़। तो साल का मान लीजिए हम लोग मैक्सिमम 10,000 रुपए देते थे बस। मेन हम लोग का खर्चा था मेस का, मेस उस समय 2000 रुपये पर मंथ। तो मैक्सिमम साल का मान लीजिए 20-25,000 हमारा पूरा एक्सपेंडिचर हो जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मूवी वगैरह जाना है, शॉपिंग वगैरह जाना है, तो उसके लिए 4-5 हज़ार मेरे घर से एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। तो उस समय जो मैं बजट बता रहा हूँ, 60,000 में हम लोग का सब कुछ हो जाता था। आना, जाना, रहना, खाना, एवरीथिंग। उस समय माय ब्रदर वाज़ डूइंग इंजीनियरिंग, तो उसका फर्स्ट 1 साल का जो फ़ीस जाता था, उतना मेरा पूरे साल का पूरा बजट होता था। सो दिस वाज़ द थिंग। और मैमसी में मैं बता दूँ, एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, वहाँ एकदम स्टडी का एनवायरनमेंट होता है। एवरीबॉडी इज़ बॉदर्ड अबाउट स्टडीज़, ज़्यादातर लोग स्टूडियस होते हैं और ये एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है। आपने हॉस्टल की बात करी तो हॉस्टल रैगिंग वगैरह, हॉस्टल के क्या पीस थे? हॉस्टल में देखिए रैगिंग तो शुरू में होती थी डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग जब आए थे तब तक काफ़ी कम हो चुकी थी रैगिंग। तो बहुत ज़्यादा ऐसा टॉर्चर वगैरह नहीं होता था, वहीं एक सिंगिंग, कुछ जोक सुनाना, बाकी रात भर थोड़ा बहुत इधर-उधर सीनियर्स लेके जाते थे रूम में, बट बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं था। सो एमबीबीएस के लाइफ के दौरान आपके आपके लाइफ में बिगेस्ट चैलेंज क्या था? एमबीबीएस की लाइफ में फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं था। मतलब सी, एक स्टडीज़ के अलावा कोई दूसरा चैलेंज होता नहीं। सो स्टडीज़, आई वाज़ गुड एंड आई यूज्ड टू स्टडी। ओनली चैलेंजेस कि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, वो अच्छी फैमिलीज़ से थे, उनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, तो उनके पास जो चीज़ें थी मेरे पास वो नहीं थी। किसी उस समय लैपटॉप ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, कंप्यूटर होता था। तो वही चीज़ें थी, उनके पास कार थी, मेरे पास नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें लगता है कि यार हाँ, के फ्रेंड के पास है, आपके पास नहीं है। तो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे भी ये सब अचीव करना है, ये सारी चीज़ें। और आपने एमबीबीएस के बाद सर्जरी एज ए ब्रांच की चूज़? एक्चुअली पहले मेरे को सर्जरी नहीं चाहिए था, इट वाज़ ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो उसके बाद मैंने चूज़ किया सर्जरी एंड व्हेन आई ऑप्टेड सर्जरी देन स्टार्टेड लाइकिंग सर्जरी। और सर्जरी शुरू से मेरा मोटिवेशन नहीं था सर्जरी लेने का, बट व्हेन आई ऑप्टेड सर्जरी देन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। ओके। आजकल के टाइम में और मेनली पिछले 4-5 साल से एक एग्ज़ाम के बारे में बहुत बारिश हो गई, वो है नेक्स्ट, ठीक है? सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन नेक्स्ट?
देखिए अगर नेक्स्ट हो गया और जैसा इन लोगों ने दिया हुआ है, द काइंड ऑफ फॉर्मेट विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, उसमें ये है कि मेनली मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शंस एंड सब्जेक्ट्स एंड एलाइड सब्जेक्ट्स भी देर, जैसे रेडियो है, ऑर्थो है, स्किन है, साइकेट्री, डर्मा है, साथ में ईएनटी ऑफ्था है। अगर इतने थोड़े सब्जेक्ट कम हो जाए तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का बर्डन थोड़ा कम हो। और दूसरा, अगर आप किसी से भी पूछें, ऑब्वियसली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर मोर इंटरेस्ट हो, क्योंकि इंटीग्रेशन उसमें पॉसिबल है, राइट? सो इफ़ नेक्स्ट कम्स, आई थिंक यू शुड वेलकम। और मुझे नहीं लगता कि बहुत खास चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, जो टॉपिक्स पहले इंपॉर्टेंट थे वही टॉपिक अभी भी इंपॉर्टेंट है और वही रहेगा। अगर सब्जेक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे तो आई थिंक बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट फिर भी जब तक पूरा एक बार एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेशन इज जस्ट a स्पेकुलेशन। सो वाई पीपल चूज प्लेब और यूएस ओवर दी, और आपको क्या लगता है कि भाई वहाँ पर और इंडिया में क्या डिफरेंस है, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा प्रीफर करते हैं? देखिए, हम लोग टोटल 27 स्टूडेंट्स है सीबीएसई से, ऑल इंडिया से, मैमसी में 180 सीट्स थी उस समय। 25% कोटा होता है तो 27 स्टूडेंट्स है उसमें। हम लोग 3-4 लोग, 5 लोग शायद रह गए। 22 वेंट टू यूएस, 22 एमएलए देके चले गए। तो इसमें आप देखिए, इस अप टू यू, आपको कैसी लाइफ चाहिए। आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छा चाहिए, यस, यू वांट गुड अमाउंट ऑफ मनी, वर्किंग आवर्स आपके अच्छे होने चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी, ये सब चाहिए आपको, यू गो फॉर यूएसएमएलई और पल्पला। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फैमिली पर्सन है, आपको रिलेटिव्स का सपोर्ट चाहिए, मिलना जुलना आपको ज़्यादा पसंद है, वहाँ थोड़ी सी लाइफ देखिए लोनली। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग कम हैं और लोग दोस्त बहुत दूर दूर होता है, तो मिलना जुलना बहुत कम होता है। और साथ में इफ़ यू आर स्टेइंग, यूजुअली यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है। दूसरा, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। हम लोगों के पास लग्जरी है दैट वी कैन अफोर्ड मेड, यू कांट अफोर्ड मेड थिंग, तो वो सारा काम आपको करना है। इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू कैन डू ऑल दैट, मनी इज़ गुड, सेफ्टी सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब अच्छा है। लेकिन प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा परसेप्शन है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आपको फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए, बाकी इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। और आपको क्या लगता है सेफ्टी इंडिया में कम है डू ट्रस्ट? इंडिया में आजकल आप देखिए लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड, जस्ट बिकॉज देखिए व्हाट वाई इज माई परसेप्शन, इवन आई हैव सीन इन माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, बहुत सारे पेशेंट आप देखेंगे क्या करते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी लेट तक अपने घर में रखते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, दे डोंट सीक अर्ली इंटरव्यू। अब कोई आदमी पेट में दर्द बता रहा है 3 साल से 4 साल से, आप नहीं ला रहे हैं, एकाएक उसकी सांस चलना बंद हो जाए, सम अदर इश्यूज़ दे, बहुत सीरियस हो जाए, तब आपके लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कहाँ से हो रहा है? तो इट्स बेटर कि अगर कोई सिम्टम है किसी पेशेंट में, यू ब्रिंग द पेशेंट अर्ली। अगर आप जल्दी लेके आएंगे, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस विल बी मच बेटर। सो इफ़ यू ब्रिंग अ पेशेंट अर्ली, यस, उसमें ट्रीटमेंट के मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इफ लेट प्रेजेंटेशन विल बी देयर, ऑब्वियसली किसी भी डिजीज़ में उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके सर, और एमबीबीएस के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं? एमबीबीएस के बाद सी डॉक्टर्स आर, आई एम टेलिंग यू, दे आर क्रीम्स ऑफ सोसाइटी। तो उनके पास हर चीज़ का ऑप्शन। एज अ डॉक्टर, इफ़ यू टेल एनी बडी दैट यू आर अ डॉक्टर, एवरीबडी हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट पर्सन इज़ हैविंग रिस्पेक्ट। उसको पता है कि आदमी पढ़ने लिखने वाला है, बहुत लंबा मेहनत करके आया हुआ है। तो आप किसी भी फील्ड में जाए, एमबीए कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज का ऑप्शन है, राइट? बहुत सारे ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, इवन फार्मा कंपनीज में लॉट्स ऑफ पीपल आर जॉइनिंग फार्मा कंपनीज, सो दीज आर द अदर ऑप्शंस वेर यू कैन गो। और आप अगर ट्रेंड देखें, लॉट्स ऑफ माई सीनियर्स, वन ऑफ माई बैचमेट इज ऑल्सो IAS ऑफिसर, पोस्टेड इन राजस्थान, मेनी ऑफ माई जूनियर्स आर IAS ऑफिसर्स। तो आपको मैं बता दूँ, इट्स क्रैकिंग यूपीएससी इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर डॉक्टर्स। एंड एवरी ईयर अगर आप लिस्ट देख लें, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, ज़्यादातर आप देखेंगे टॉप 100 में कम से कम 8-10 डॉक्टर आपको मिल ही जाएंगे। सो दीज आर द ऑप्शन। आप कुछ भी करना चाहे, यू कैन डू इट, एवरीथिंग बी विल लुक और अपीयर वेरी इजी। अगर आपने फाइनल ईयर तक पढ़ाई की है, इंटर्नशिप किया है, उसके बाद चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी मेडिकल फील्ड में है। ओके सर, और अगर आज से 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको अगर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता एमबीबीएस के बाद, अगर आप तब एमबीबीएस कर रहे होते तो आप कौन सी ब्रांच करते? आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में? देखिए मेरे हिसाब से, इफ़ यू वांट माय ओपिनियन नाउ, सो आई थिंक फॉर मी सर्जरी इज़ मच बेटर ब्रांच। ये क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, यू डोंट रियलाइज व्हेन यू जॉइन दैट ब्रांच, देन यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि एमबीबीएस लेवल पे, सुपरफिशियल लेवल पे आपको इन डेप्थ
उतना नॉलेज होता नहीं. बट व्हेन यू स्टार्ट ऑपरेटिंग, यू आर लुकिंग एट योर स्किल, यू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल, देन यू अंडरस्टैंड कि यू आर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच. ओके। और आजकल मेनली उन लोगों को भी सर्जरी डिफिकल्ट लगता है सर्जरी, तो सर्जरी को आसान कैसे बना सकते हैं? ऐसा देखिए, इट्स जस्ट अ मेंटल परसेप्शन. व्हाट आई बिलीव, यू टेल योर ब्रेन एनीथिंग. आप अपने ब्रेन को ऐसा बोल दीजिए कि मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो ऑटोमेटिकली हैंड राइटिंग ख़राब हो जाएगी. और अगर आप अपने ब्रेन को बोल दीजिए कि नहीं, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, आई कैन इम्प्रूव, यू विल सी द चेंज. सो मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मेंटल गेम. और ये आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं. यू जस्ट अप्लाई दिस ऑन योर सेल्फ. आप ये सोचिए कि ये टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, ये मुझे नहीं आएगा. यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक मैसेज दे दिया है कि ये डिफ़िकल्ट है, और ब्रेन बोलेगा कि तुमसे कभी याद नहीं होगा. एंड सेकंड थिंग, जस्ट गिव अनदर मैसेज कि ये टॉपिक उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी है, मैं निमोनिक बना के याद करूँगा. और जैसे हम ऐसा कोई एक मैसेज ब्रेन को देते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ एक्टिवेटेड. एंड व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ एक्टिवेटेड, होता क्या है, वो आपको फोर्सफुली याद करा देगा. इसका एक एग्जांपल भी मैं देता हूँ. मैं अलार्म नहीं लगाता, मैं आई एम टेलिंग यू, मैं अलार्म नहीं लगाता जगने के लिए. आई जस्ट टेल माई ब्रेन दैट आई वॉन्ट टू गेट अप एट दिस टाइम. और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जो टाइम बोलता हूँ, हार्डली 2-3 मिनट्स का डिफरेंस होता है. आई टेल माई ब्रेन आई वॉन्ट टू गेट अप एट 7. आप यकीन नहीं करेंगे, आज भी मैंने बोला था आई वोक अप एट 6:57. राइट. और ये यू कैन अप्लाई, दिस इज नोन एज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. सो लेट मी टेल यू, आप जो भी चाहे अचीव कर सकते हैं, जस्ट राइट इट डाउन. अगर आपको कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है ज़िंदगी में, कुछ भी, आपको कोई ब्रांच चाहिए कि मेरे को ये ब्रांच परसू करना है, उसको लिख के सामने चिपका दो. और सामने चिपका दो, उठते सोते उसको देखो. और आप में एक बार इमेजिन कर लो कि ये मैं इसमें हूँ, कि मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ. एक बार सोते समय इमेजिन करो, होगा क्या, योर ब्रेन विल स्टार्ट पुशिंग टूवर्ड्स that goal, and you start working towards that goal. And this thing I learned from a book, Power of Subconscious Mind. So this is very very important. आप ये ट्राई करिए, आप अपने साथ ट्राई करिए. If you want to get up in the morning, you just tell your brain, right, that I want to get up at this point, और आप चेक करिए whether it's correct or not. सो सर, हमको ना टॉप 3 ऐसी कोई बुक सजेस्ट करो जो हर एमबीबीएस स्टूडेंट को या फिर सबको पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए, बुक्स हर फील्ड की अलग अलग होती है, लेकिन अगर मेरी पर्सनल चॉइस सेल्फ हेल्प के लिए है, तो सेल्फ हेल्प के लिए एक तो ये मैंने बोला, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग. एंड द वन थिंग का मतलब होता है कि एक बार में एक ही काम करना. द वन थिंग, उसमें आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रहा है. जैसे कि यू डू मल्टीटास्किंग, आप फ़ोन भी देख रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा. सो द वन थिंग एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. और अगर लाइफ में खुश रहना है, सो स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग. ठीक है. सो दिस इज़ अनदर बुक. फाइनेंसेस रिलेटेड, देखिए, फाइनेंसेस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंसेस का आइडिया ही नहीं है कि क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है. सो फॉर दैट यू शुड एटलीस्ट रीड रिच डैड पुअर डैड. कम से कम ये होना चाहिए, सो दैट यू हैव बेसिक्स ऑफ फाइनेंसेस, कि अपनी लाइफ में क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है. ये बेसिक बुक्स आपको कम से कम आनी चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए. ओके। और सर, अभी जो नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एफएमजी की वगैरह, ठीक है, तो जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये सवाल बहुत रहता है कि भाई कोई दोस्त है, उसने बोल दिया भाई सर्जरी तू इस टीचर से कर या इस प्लेटफॉर्म से कर। मैंने सर्जरी और ओबीजीवाई में ऐसा होगा, सबके बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किससे पढ़े, काफ़ी क्या करो, उसके लिए बेस्ट क्या है। देखिए, मेरा ये है कि आपके जो फ्रेंड्स फॉलो कर लें, चूज़ वन प्लेटफॉर्म. राइट. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. अगर 2 स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे कंटेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. सो चूज़ वट एवर प्लेटफॉर्म आपके फ्रेंड्स चूज़ कर रहे हैं, यू कैन चूज़. राइट. और अगर आपको स्विच करना है, तो इट्स योर चॉइस. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. और फैकल्टीज़ के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आपने देखा होगा अभी मार्केट में, देयर आर लॉट्स ऑफ फैकल्टी एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर गुड. इवन सम एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर टीचिंग, दे आर ऑल्सो टीचिंग नाइसली. कुछ टीचर्स 19 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं. यस, ये सब सारी चीज़ें हैं. लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड इट्स स्किल. कोई भी जो ये स्किल जानता है वो पढ़ा सकता है. कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है. लेकिन आपने जिस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप उस ब्रांच में एक लेवल के बियॉन्ड नहीं पढ़ा सकते. अगर मैंने स्लाइड नहीं देखी, तो मैं उस स्लाइड आपको सुपरफिशियली बता सकता हूँ, डीप में नहीं बता सकता. इसका मतलब मैं कोशिश तो कर सकता हूँ पैथोलॉजी पढ़ाने का, लेकिन वो जो एक पैथोलॉजिस्ट जिसने स्लाइड वगैरह देखी है, 3 साल का रेजिडेंसी किया है, वो जिस डेप्थ का पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ा सकता. दूसरा, इसीलिए जो भी टीचर है, अगर उस ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट है,
उस ब्रांच में वो पढ़ाता है, तो उसका डेप्थ और जो सिर्फ एमबीबीएस है या किसी दूसरी ब्रांच का है, वो सब्जेक्ट पढ़ाता है, दोनों में आप अंतर इजीली कर सकते हैं। सुपरफिशियल लेवल में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना नॉट अ बिग डील, राइट। लेकिन अगर वो बंदा पोस्ट ग्रेजुएट है जिसने 3 साल अपनी ज़िंदगी के कम से कम उसमें डिवोट किया है, वो स्किल आप कुछ भी कर लें नहीं डेवलप कर सकते। टीचिंग इज़ अ स्किल, लेकिन वो इन डेप्थ जो एनालिसिस है, दैट पर्सन विल बी ऑब्वियसली डूइंग मच मच बेटर। सो माय पर्सनल सजेशन, चूज एनी प्लेटफॉर्म विच इज़ गुड, उसमें जो आपकी बैच वाले सारे फॉलो करें, गो विद देम। और अगर आपको कोई पर्सनल फेवरेट है, यू कैन बी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। उसका एक आया था क्वेश्चन ऐसा कि भाई वो लाइब्रेरी में पढ़ने जाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई भी आके उससे पूछ लेगा ना, भाई तू क्या पढ़ रहा है, ठीक है, तू तो बहुत पढ़ रहा है, तो उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। और अगर कोई उसके साथ टोक देता है, पूछ लेता है, तो वो अपने आप डिमोटिवेट होता है, उसके बाद पढ़ता नहीं है। ये तो एक्चुअली क्या है कि दीज आर साइंस ऑफ वीक पर्सनैलिटी। समवन एल्स इज डिसाइडिंग योर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ये आप अपनी लाइफ के मास्टर, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, सो योर डिसीजन शुड बी मैटरिंग। किसी के कमेंट कर देने से आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल नहीं सकते। एंड एवरी टाइम सम पीपल विल बी देयर। आप कम पढ़ेंगे तो लोग बोले हैं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा होगा नहीं। और आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप बोलते हैं तुम्हारी कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं होगा। You should choose what you want. So you should be doing the things according to your wish. सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्योस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड सर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हाउ मच मनी वन MBBS ग्रेजुएट कैन मेक? देखिए, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में जेआरशिप कर सकते हैं। दिल्ली में मैक्सिमम पे है, दैट इज़ अराउंड 1 लाख। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अराउंड 1 लाख, लेकिन प्राइवेट में इट्स अराउंड 30 to 40, राइट। ये एमबीबीएस ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। बट यू कैन डू साइड हसल्स, जैसे बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटीज़ करते हैं। जैसे इधर कर लिया, सैटरडे संडे में कहीं नाइट ड्यूटी कर लिया, नाइट ड्यूटी के अपनी अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो उसका आप मान लीजिए कि अब एग्जैक्ट आइडिया मुझे नहीं कि कितना पेमेंट मिलता है नहीं आइडिया का, बट यूजुअली कम से कम 3-4 हज़ार अप्रॉक्स मिलता होगा। तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शंस इन टीचिंग। सोशल मीडिया में यू कैन स्टार्ट योर चैनल, वहाँ आप टीचिंग कर सकते हैं। बाकी साइड हसल्स हैं, कुछ बुक्स अगर आप लिखना चाहें, ट्राई करना चाहें, कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ माई सजेशन, सी, इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अ बिट लेट। मेरा सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर आप लाइफ में जल्दी पैसा कमाएंगे तो बहुत कम पैसा कमाएं, और जितना लेट से पैसा कमाना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए शुरू में डोंट रन बिहाइंड मनी, अर्निंग मनी। सबसे पहले अपना स्किल अक्वायर कर लो। अक्वायर द स्किल मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू डू द पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी इनकम जस्ट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। उसके बाद हर साल हर एक्सपीरियंस लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एसआरशिप में, एसआरशिप के बाद जब आप प्रोफेसर बनेंगे या कहीं अटेंडिंग कंसल्टेंट हैं, तो लाइफ में चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सो बहुत अर्ली फेज में, रेदर देन एक्वायरिंग अ स्किल, if you acquire some skill, that is much better rather than working just for money. So that is better. ओके। और सर ऐसा ही लोगों का भी यही सवाल है कि प्रीति सर कमाए कितना है? See, it's very difficult, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना वो नहीं है, बट इट्स गुड। एक मर्सिडीज, दो मर्सिडीज, साल की। So you cannot, exactly tell you, but see, financial rewards are really, really. That's why we are here. और दूसरा क्या है कि देखिए, इफ़ यू, ज़िंदगी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, मेक द पीपल सक्सेसफुल। इफ़ यू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, दैट पर्सन विल गिव यू रेस्पेक्ट ऑल्सो, दैट पर्सन विल गिव यू मनी ऑल्सो। सो फाइनेंशियल रिवॉर्ड विल बी देयर, नेम विल बी देयर, फेम विल बी देयर, अगर आप किसी की मदद करते हैं उसके गोल को अचीव करने। So this is my personal opinion that I feel very happy when my student gets a rank, when my student cracks the exam. जिस दिन रिजल्ट आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्लीप बिकॉज आई एम ओवरवेल्म्ड विद द स्टूडेंट्स मैसेजेस। तो रात भर मैं यही देखता रहता हूँ किसका कितना रैंक आया, किसका सिलेक्शन हुआ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट दीज मार्क्स। सो आई लव दिस लाइफ। एक आदमी का पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए? ये पैसे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, पीपल आर हैविंग वेरियस रिलेशंस। आपने अपने आसपास सुना होगा, यू हैव हर्ड पीपल अराउंड दे से दैट कि पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, सारी बुराई की। ये जो आदमी इस तरह का माइंडसेट रखेगा, फॉर देम मनी इज़ ईवल, तो उनकी ज़िंदगी में पैसा कभी नहीं आएगा। आप जैसे ही पैसे को बुरा बनाएंगे कि नो ये सब इसी की जड़ है, ये 2 नंबर का पैसा है, इसने ऐसे कमाया होगा, ये सारी चीज़ें, अगर आपका ऐसा ओपिनियन है, मनी विल नॉट स्टे विथ यू। यू रेस्पेक्ट मनी, यू लव मनी, मनी विल स्टे विथ यू।
तो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और एकाएक उनका पैसा खत्म हो जाता है। क्योंकि भी उनके मन में जो उनका कोर थॉट है वो को ये लगता है कि मनी इज इविल। तो जब तक उनके पॉकेट का पैसा खत्म नहीं हो जाता उनको चैन नहीं आता। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। एनीबडी हु इज गेटिंग सैलरी, दैट पर्सन इज बबलिंग विथ मनी। तो जब तक उसका पूरा पैसा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो आदमी चैन से नहीं बैठता। इफ मनी कम्स, वेलकम द मनी एंड कीप इट विथ यू। सो वेन एवर यू गेट मनी यू वेलकम इट एंड कीप इट विथ यू एंड देन इन्वेस्ट इट। तो आप इफ़ यू कैन लर्न इन्वेस्टिंग, थोड़ा आप फाइनेंसिस का नॉलेज लीजिए एंड कीप इन्वेस्टिंग, सो मनी विल स्टे विथ यू। So everybody who is earning in this field, anybody, that person is doing really hard work. वो हार्ड वर्क करता है और साथ में ही इज़ डूइंग प्लानिंग, दैट्स वाई मनी इज स्टेइंग। अदरवाइज अगर आप अनप्लान तरीके से मनी रखेंगे ऑब्वियसली इट विल नॉट स्टे विथ यू। सो इट नीड्स रिस्पेक्ट। सो यू शुड लव, रेस्पेक्ट मनी। मनी इज़ नॉट यू, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। एक अच्छा आदमी पैसा कमाएगा, वो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करेगा। एंड इफ अ क्रिमिनल इज गेटिंग मनी, येस ऑब्वियसली ही इज यूजिंग फॉर सम बैड थिंग्स। तो ऐसा नहीं है, मनी इज़ अ टूल, it depends on you for what you can using it. So money is not evil, it's the person who is using it. If a good person is using, आपने देखा होगा lots of people are doing charity with money, is using it for good purpose, and criminals are buying guns. So it's a tool, it depends on you for what you are using. और सर इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि हम रील्स देखते हैं आजकल, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी रील्स आ रही है कि डॉक्टर्स के पास रोल्स रॉयल्स है, किसी के पास मर्सिडीज है, फरारी है, या फिर अच्छे खासी प्रॉपर्टीज है। तो क्या ऐसा सच में है क्या नेटफ्लिक्स? आप जाइए, यू जस्ट विजिट मेदांता, यू जस्ट गो टू मेदांता फोर्टिस एस्कॉर्ट दिल्ली में जाकर देखिए पार्किंग लॉट, जस्ट टेक अराउंड अ पार्किंग लॉट। यू डोंट नो विथ डॉक्टर्स मर्सिडीज इज देयर, BMW, ऑडी, रोल्स रॉयस किसकी खड़ी, पोर्शे, आपको पता चल जाएगा कितनी खड़ी। और इफ़ यू वांट टू रियली सी, जस्ट गो देयर अराउंड 7:30 when doctors are arrival, तब आपको पता चले। सी स्काई इज़ द लिमिट। द पीपल हु आर हेड ऑफ यूनिट्स, कार्डियो में द पर्सन हु इज़ डूइंग इंटरवेंशन, गैस्ट्रो में, इंडोक्राइन में, मैं जानता हूँ इन मैक्स वन पर्सन हु इज़ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंडोक्राइनोलॉजिस्ट ऑफ दिल्ली, he charges 2,000 rupees per patient, and minimum he is taking care of 70 to 80 patients per day. अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, if he sees 70 to 80 patients per day, 2,000 rupees, you just calculate the income. तो लिमिट कुछ नहीं है, आपने अपने मन ने लिमिट कर दिया कि नहीं डॉक्टर 1 लाख कमाता है। इट्स अप टू यू द काइंड ऑफ बैरियर यू आर सेटिंग फॉर योर सेल्फ। अगर मैंने ये परसेप्शन बना लिया, मेरा अगर लिमिट है क्या कि 1 लाख ही मेरे को मंथली कमाना है, इतनी में ही मैं खुश हूँ, तो ये आपके ऊपर। और अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। एनीबडी हु इज़ अर्निंग मोर मनी, that person is having more skills, you have to understand that, and that person is putting extra work. ठीक है, बिना एक्स्ट्रा वर्क के, बिना एक्स्ट्रा स्किल के नहीं होगा। और जो भी आदमी इस लेवल तक पहुंचा है, हु इज़ अर्निंग दिस मच, उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती साल इन्वेस्ट किए, राइट। सो इफ़ समबडी इज़ रिच, यस, आप जस्ट हैव गुड फीलिंग फॉर दैट पर्सन कि इससे मैं क्या सीख लूँ। मेरा तो ये प्रिंसिपल होता है, इफ़ समबडी इज़ रिच डूइंग गुड, आई जस्ट हैव दिस थिंग कि मैं इससे क्या सीख लूँ, उससे 4 मिनट बात कर लूँ, ही आई एम गोइंग टू अक्वायर सम स्किल, ये कुछ एडवाइस दे दे मुझे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई लाइक अ लॉट। सो आई लाइक सिटिंग विद गुड पीपल, रिच पीपल, सक्सेसफुल पीपल। और आजकल ऐसा है कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने ज़्यादा अपना खुद का प्राइवेट सेटअप करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है और आपको क्या डिफरेंस लगता है गवर्नमेंट और प्राइवेट? सी इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, आप लाइफ में स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं और ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, यू शुड बी हैविंग योर ओन सेटअप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए कि मेरे को फिक्स वर्किंग आवर्स है, उतना ही काम करना है मुझे, एक फिक्स सैलरी चाहिए, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, देन इट्स अप टू यू। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। कुछ लोगों को कूल लाइफ चाहिए होती है, कुछ लोगों को कंफर्टेबल पीसफुल लाइफ चाहिए होती है, कुछ लोगों को लाइफ में लग्जरीज चाहिए होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। और मेरा एक सवाल है, ये आपकी लाइफ में प्रेप कैसे आया, और प्रेप आने के बाद आप 12 सालों से पढ़ा रहे थे, और प्रेप आने के बाद आने से पहले क्या डिफरेंस थे? See, Pep ladder was one of the biggest thing which happened to us, right? Dipanshu Goyal was there, so I should thank Dipanshu indirectly. मैंने कभी उसको बोला नहीं पाया, मेरे मन में ये फीलिंग थी, बट आई डिडंट कन्वे। तो तुम्हारे क्वेश्चन से कन्वे भी हो जाएगा that the best financial thing which have happened till now, it was Pep ladder. And it was Dipanshu Goyal, that person who transformed our life.
हम लोग एफ़र्ट तो लगाते रहते हैं, बट होता है कि कोई एक आदमी ऐसा आता है या कोई एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी आती है आपकी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। सो दिस इज़ वन थिंग व्हिच हैपेंड टू अस एंड आवर लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। और मैं दूसरा भी बताता हूँ, इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड सम टाइम समबडी विल बी नोटिसिंग यू। कोई ना कोई आपको नोटिस कर रहा होगा और वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग योर जॉब विथ full faith, with devotion, definitely you will be getting a chance. And we got that chance, and I'm very much thankful to Dr. Dipanshu Goyal. Alright, Rep Ladder, one of the best financial thing which had happened to us. ठीक है सर। और आपने अब तक की सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी थी? Actually, see, my principle is to invest money. हाँ। Earn money and then invest it. So अभी तक की सबसे महंगी चीज़, I bought a flat, but I cannot disclose that amount. Not one, there were two big flats I bought, but that's costliest. I cannot disclose that amount. But सो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया कीमती। और थैंक यू सो मच हमारे पूरे जासू न्यूज़ की तरफ से आप यहाँ पर आए, सर्जरी को इतना ईज़ी किया। और थैंक यू सर। thank you very much, Jasu ki team ko. Thanks a lot because this kind of hospitality is beyond comparison. The kind of love, kind of support of the students, especially Dr. Shoaib, Dr. Deepak, and rest of the people whom I met here. They were superb, and the kind of hospitality, the kind of respect they gave is super amazing. Thank you, Edit. थैंक यू सो मच।